अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग अप फ्रंट विद मोना आलम। आज फिर से एक बहुत बड़ा आप समझें एक पेंडोरास बॉक्स नया खुल चुका है, क्योंकि जो रिजर्व सीट का वर्डिक्ट आया था, उसका मखसूस नशिस्तों का जो फैसला आया था, शॉर्ट ऑर्डर था उस वक्त, लेकिन अब इतने रोज़ की ताख़ीर के बाद तफसीली फैसला आ गया है। और वो ऐसा लगता है कि मज़ीद जो दो ग्रुप्स में या दो थॉट्स में एक जो जंग है या जो आपस में कशमकश है, उसमें इजाफा हो गया है इस तफसीली फैसले के बाद। इससे पहले याद रहे नाजरीन, जो इख्तिलाफी नोट था दो जज हजरात का, वो पहले आ चुका था और उसको भी खासा कड़े हाथों इस तफसीली फैसले में लिया गया है। उसके ऊपर भी बात की गई है। जो नुकात हैं वो मैं आपको अभी फौरी तौर पर उसकी तरफ चलती हूँ और फिर मज़ीद भी कुछ मौज़ूआत पर बात करते हैं, जैसे कि कुछ इजराइली जरीदों में जो खान साहब का जिक्र आ रहा है उनके ऊपर भी बात रहेगी। लेकिन फिलहाल व्हाट वी हैव रिगार्डिंग द रिजर्व सीट वर्डिक्ट और ये जो तफसीली फैसला है नाज़रीन, ये देखते चलिएगा। मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने और 11 दिन एग्जैक्टली उसके बाद मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 70 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। इससे पहले 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने 8-5 की अक्सरियत से मुख्तसर फैसला जारी किया था। फैसले में कहा गया था कि तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और है। तफसीली फैसले में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कल अदम करार देती है और इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है, जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अक्सरियती फैसले में करार दिया कि PTI एक सियासी जमात है। PTI ख़वातीन और अक़लियती नशिस्तों की हकदार है। इंतखाबी निशान से महरूमी किसी जमात का इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक ख़त्म नहीं करती। इंतखाबी निशान ना होने पर मखसूस नशिस्तें ना देना इलेक्शन कमीशन की तरफ से इजाफी सज़ा है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक दफ़ा फिर नाजरीन खासा सख्त रद्द अमल रखा गया है। इलेक्शन कमीशन मुल्क में जमहूरी अमल का ज़ामिन और हुकूमत का चौथा सुतून है। इलेक्शन कमीशन 2024 के आम इंतखाबात में ये किरदार अदा करने में नाकाम रहा है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट नाजरीन इसमें रिमार्क है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी अमल में नुमाया गलतियों के बायस अदालती मदाखलत ज़रूरी हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट PTI इंट्रा पार्टी केस में पार्टी के आइनी हुकूक वाज़े करती तो कन्फ्यूजन पैदा ना होती। और फैसले में कहा गया कि जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफगान ने जिस तरीके से इख्तलाफ किया, यानी अपने इख्तलाफी नोट में, वो गैर शाइस्ता था। ये बड़ी नाजरीन सख्त जो है ज़बान इसका इसमें इस्तेमाल है। इन जजेस ने कहा कि हमारा फैसला आइन के मुताबिक नहीं है। ये अमल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मनसब के भी मुनाफी है। 3 अगस्त को जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ करते हुए अक़लियती फैसला जारी किया था। और दूसरी जानिब स्पीकर कौमी असम्बली का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त भी अहमियत का हामिल है, जो कि अभी सबसे वो कुछ रोज़ पहले लिख चुके हैं। और इस ख़त में ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट के बनाए गए क़वानीन पर अमल दरामद करे, क्योंकि इसके फौरी बाद पार्लियामेंट ने भी ये कानून साजी की थी जो कि इस फैसले के खिलाफ थी। और वो बेसिकली कहा है स्पीकर नेशनल असम्बली ने कि उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। मोर ओवर नाजरीन, ख़त में इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से अपील की है कि पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी कायम रखते हुए मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएँ। आज इलेक्शन कमीशन के इजलास में मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट फैसले के अमल दरामद पर गौर किया गया। बाद में इजलास बेनतीजा ख़त्म हो गया। गुज़िश्ता इजलासों में भी इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों के हवाले से किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सका। इन तमाम मामलात पे नाजरीन बात करेंगे। क्या 2 थॉट्स या जो 2 कहते हैं ख्यालात प्रिवेल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनके बीच में जो रिफ्ट है या जो खलीज है वो मज़ीद गहरी हो गई है आज के इस तफसीली फैसले के बाद। और एक और चीज़ ऐसी जो रिफ्ट की तरफ निशानदेही करती हुई है, वो है गुज़िश्ता कुछ रोज़ पहले आया हुआ चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा का जो एक ख़त है जो उन्होंने डिप्यूटी रजिस्ट्रार को लिखा है। ये भी स्क्रीन पर नाजरीन चलाया जाए ताकि इसमें बड़े जो 9 सवालात हैं वो बताएं नाजरीन को। ये भी बड़ी एक नाजरीन अहम बात है कि जो डिप्यूटी रजिस्ट्रार, अब जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उन्होंने जो 14 सितंबर को जो निकाला था, एक ख़त निकाला था रिगार्डिंग ऑर्डर इशूड ऑन सैटरडे 14 सितंबर। ये जो डेट है नाजरीन, ये भी अहम है क्योंकि 15 सितंबर को दरअसल वोटिंग कराई जानी थी आइनी तरमीम के हवाले से। और बिल्कुल उसके एक रोज़ पहले ये जो ऑर्डर आया था वो कहाँ से आया था, क्यों आया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर 9 सवालात उठा दिए हैं कि ये जी व्हेन वर द सेड एप्लीकेशंस फाइल्ड, why were the said applications not fixed before the committee constituted under the Supreme Court Practice and Procedures Act 2023? How were the said applications fixed for hearing, and how was this done without issuance of cause list disclosing their fixation? Did the office issue notices to the parties and to the Attorney General for Pakistan? In which courtroom chamber were the applications heard and by whom?
Why was a cause list not issued for announcement of the said order? Why was the said order not fixed for announcement without first depositing the original file and the said order in the Supreme Court's office? How was the said order uploaded on the website? Who directed the uploading of the said order on the Supreme Court's website? Chief Justice of Pakistan Qazi Faiz Issa साहब ने ये खासा तंबी भरा एक जो उन्होंने अपना ये जो एक नोट है ये निकाला है, और इसके ऊपर भी बात करेंगे नाजरीन कि वो 9 सवालात उठाते हैं कि ये टाइमिंग बड़ी अहम है। बिल्कुल एक रोज़ पहले वोटिंग से इस तरह का जो ऑर्डर था वो कहाँ से आया, क्यों आया, इन तमाम मामलात पे बात करते हैं। फौरी तौर पे नाजरीन ब्रेक की तरफ बढ़ना है मुझे, वापस आएंगे अपने मौजूद मेहमानों का रुख करूँगी जिसमें जो लीगल ओपिनियंस हैं, बड़े डेकोरेटेड लीगल ओपिनियंस, वो भी शामिल गुफ्तगू होंगे, और एज वेल एज गवर्नमेंट और जो PTI है उनके मौक़िफ़ भी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, तमाम मौज़ूआत पर बात करते हैं, और एक और इसमें जो बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है नाजरीन वो ये है कि जो इजरायली जरीदे हैं वो मज़ीद भी मज़ीद इजरायली जरीदे ने विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम उन्होंने ये जारी किया कि किस तरह से खान साहब जो हैं वो एक पॉजिटिव लीडर हैं इजराइल के लिए, और वही हैं जो कि पाकिस्तान में जो है वो रिकग्निशन दिला सकते हैं इजराइल को, और ये आप जैसे अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसके ऊपर भी नाजरीन दोनों इतराफ़ से रद्द अमल आ रहा है। हुकूमती जो लोग हैं और बुज़रा हैं वो ज़ाहिर है यही बात कर रहे हैं कि जी हम तो पहले ही ये कहते थे कि ये कि लॉबी है बहुत पावरफुल ज़ायनिस्ट लॉबी, ये इनके यहाँ पर पैरोकार हैं और इनके ही यहाँ पर आलाकार हैं। और दूसरी तरफ नाजरीन PTI की तरफ से जो इस पर रद्द अमल है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये बात कर रहे हैं कि ये किसी की अपनी ज़ाती राय है, और इस हद तक कुछ PTI के लोगों ने कहा है कि इस तरह के जो आर्टिकल्स हैं वो उनके खिलाफ मोटिवेटेड हैं, और नन अदर देन हुकूमती बेंचेस की तरफ से इस तरह के जो आर्टिकल्स हैं वो मोटिवेटेड हैं, और वो दरअसल इस तरह की चीज़ें जानबूझकर अपने कॉन्टैक्ट्स और अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स के जरिए चला रहे हैं। एक और ये भी सवाल नाज़रीन बनता है कि एक तरफ PTI को या खान साहब को जो है वो प्रो तालिबान कहा जाता है, फिर दूसरी तरफ उनको प्रो इजराइल का भी उनके ऊपर जो एक लेवल है वो उनकी हरीफ जमातें लगाती हैं। तो दोनों बातें क्या आपस में एक साथ यकदम हो सकती हैं कि एक शख्स जो है वो प्रो तालिबान भी हो, एक शख्स प्रो इजराइल भी हो? ये एक बड़ा ज़रूरी सवाल है नाजरीन, इस पर भी इंशाल्लाह आज बात रहेगी। जॉइंड हेयर इन द स्टूडियोज़ बाय जनाब रियासत अली आज़ाद साहब, आप सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, वेरी वार्म वेलकम एंड अ वेरी डेकोरेटेड लॉयर। सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद हमारे साथ हैं, वेरी बोल्ड स्पीकर फ्रॉम हिज पार्टी रिप्रेजेंटिंग द PTI, वेरी वार्म वेलकम सर। शॉर्टली हमें बिलाल कियानी साहब भी ज्वाइन करेंगे मेंबर कौमी असेंबली PMLN से, ताकि हुकूमत के मौक़िफ़ हम हासिल करें। आप फरमाइएगा रियासत साहब क्या होने जा रहा है? ये तो बड़ा एक मुझे लगता है कि क्या कहते हैं उसको, आम फहम ज़बान में कहते हैं ना कि बहुत खप डल गई है कि ये जो तफसीली फ़ैसला है, बल्कि वो जो 2 जजेस के मौजूद जजेस का इख्तलाफी नोट था उसको भी बड़ा आड़े हाथों लिया गया है इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना साहब से पहले तो ये जुडिशल हिस्ट्री में और कस्टम ही ये नहीं है कि जो डिसेंटिंग नोट देते हैं जजेस साहबान वो कभी बाकी ब्रदर जजेस के हवाले से कुछ या जजमेंट के हवाले से आप अपनी राय दे सकते हैं। ये अनफॉर्चुनेट है जो आज हुआ है। तफसीली फैसला अनफॉर्चुनेट है? नो, जो 2 जजेस साहबान ने अपने वो इख्तिलाफी नोट, बात ये है कि जजमेंट तो मेरी ज़ाती राय में बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ एक लैंडमार्क जजमेंट है। उसमें ये है कि चूंकि ये जजमेंट जो आई है ये 3 केसेस इसके ऊपर है। एक है 200 सुप्रीम कोर्ट 1958, जिसके अंदर ये था कि अगर कोई भी विदाउट ब्लड शेड कोई चेंज आती तो उसको लिजिटिमेट चेंज कहा गया था, जिसके अंदर FCR को चैलेंज किया गया था, और वो जस्टिस मुनीर वाली जजमेंट थी जिसको हम सारे लोग आप लोग सब बुरा कहते हैं। फिर ये 1972 PLD सुप्रीम कोर्ट आसमा जिलानी केस में फिर उन्होंने इस लॉ को डिस्कस किया कि ये एक बैड लॉ है। उसमें उन्होंने कहा कि अगर सोर्स ऑफ पावर जो आसमा जिलानी केस है उसमें DPR को चैलेंज किया गया था, डिफेंस ऑफ पाकिस्तान रूल्स को चैलेंज किया था। उसमें उन्होंने होल्ड किया कि अगर सोर्स ऑफ पावर इलीगल है उसके ऊपर जितने भी सुपर स्ट्रक्चर बना लिया जाए वो इलीगल कंसीडर होगा। इसी में 2007 सुप्रीम कोर्ट है मिस्टर जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब की जजमेंट है कि अगर बुनियादी ऑर्डर इलीगल हो तो उसके ऊपर जितने भी ऑर्डर पास हो जाएंगे वो भी इलीगल होंगे। तो चूंकि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन के दोनों बुनियादी फैसले सुप्रीम कोर्ट ने सेट साइड कर दिए, तो फिर बाय विर्चू ऑफ 12 जुलाई जजमेंट एंटी स्टेटस को चले गए। यानी सुन्नी इत्तेहाद तो बाद में आया कि जी वो सुप्रीम कोर्ट में गए, आज तो ये भी आ गया तो यही बल्कि कह रहे थे हमारी मजबूरी थी ना, हम क्या करते हैं, पिटीशन भी थी PTI की भी थी। इस कंट्रोवर्सी के बगैर मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि दोनों जिसके जरिए
पीटीआई का बल्ले का निशान भी ले लिया गया, इनको आज़ाद भी कर दिया गया। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आपने बैन करना है तो पहले पीपीओ हुआ करता था 2002 पॉलिटिकल पार्टी, उसका सेक्शन 15 था, वो रिपील हो गया। उसके बाद जो आर्टिकल 17 है, सब आर्टिकल 2 है, उसकी रोशनी में अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को कि अगर वो सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान, इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान या टेररिज्म में इन्वॉल्व है तो आप एक उसको बैन कर सकते हैं, लेकिन रेफरेंस बना के सुप्रीम कोर्ट में भेजेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन नहीं करवाया गया या फलां नहीं करवाया गया, ना उससे उसका इंतखाबी निशान वापस लिया जा सकता है, ना उसको बैन किया जा सकता है, ना उसको डिलीट किया जा सकता है। तो दोनों बुनियादी फैसले सेट असाइड होने की वजह से आज वो जजमेंट एक लैंडमार्क जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने दी है और उसके अंदर कोई ऐसी चीज आप उसका खैर मकदम करते हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूं कि ये एक मुस्तकबिल के लिए एक नई राहें मुतय्यन करेगा, ये आइन और कानून के अंदर है। जो लोग इससे एग्रीव्ड है तो 1000 बहाने निकाल लेंगे, उसमें कोई ऐसी बात नहीं जिसमें वो कहते हैं कि जी 3 दिन के अंदर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी थी, सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन दे दिए थे। वो बिफोर इलेक्शन और आफ्टर इलेक्शन की ये बाय वर्च्यू ऑफ जजमेंट है, उसमें कोई री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। दूसरी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 187 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कंप्लीट जस्टिस करना होता है, उसके लिए वो किसी ज़ाब्ते कानून की वो पाबंद नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी है तमाम इदारों पे अंडर आर्टिकल 189 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 दैट इज बाइंडिंग, और अगर उसको फॉलो नहीं किया जाता तो जो आर्टिकल 204 है उसका सब आर्टिकल ए, बी, सी और डी है, सीधी कंटेम्प्ट है। पहले यहाँ पे यस उसमें ये था कि मैं या कोई इदारा वो पाबंद है, जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग स्ट्रिक्टो सेंस एंड ट्रू सेंस दैट यू हैव टू इंप्लीमेंट द जजमेंट। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो अंडर आर्टिकल 190 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 सुप्रीम कोर्ट किसी भी इदारे को बुलवा के ये कह सकती कि ये हमारी जजमेंट, इसको इंप्लीमेंट करें। तो गवर्नमेंट एंड दी अदर इंस्टीट्यूशन जो पाबंद है, दे हैव लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट टू एग्जीक्यूट implement the judgment in true sense। ये तो आपने बड़ी टेलिंग बात की है और मैं बिलाल साहब वैसे आमद उनकी मुतवक्के है, उनकी तरफ ये बात ले जानी पड़ेगी कि हुकूमत जो है एज फार एज दिस के कंटेम्प्ट में भी इसमें मसला बन सकता है उनका। 204 तो बहुत क्लियर है, आपने मोना देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी बहुत कुछ गिलानी को कहा खत लिखे, नहीं लिखा, जजमेंट को डिसओबे किया। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस जजमेंट को इंप्लीमेंट करें, और अगर जो नहीं करता तो वो कंटेम्प्ट है और उसमें कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। प्रॉब्लम ये है कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने पिछले चीफ जस्टिस के तहत उन्होंने कहा था इलेक्शंस कराए जाएं 2 सूबों में, वो कई दफा कहा था कि हुकूमत नहीं करा रही थी, कंटेम्प्ट हो जाएगी, कोई नहीं हुई थी। तो दे हैव स्टेयर्ड अवे फ्रॉम एनी सच थिंग, उनके रिपरकशंस नहीं आए हैं उन पे। उसमें देखें सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, वो जो बात थी ना उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट कह देती कि इसके ऊपर कंटेम्प्ट लगाओ तो कंटेम्प्ट लग जाता। सही बात वो है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को एग्जर्ट नहीं किया। हाँ। अगर 14 मई के डिसीजन पे सुप्रीम कोर्ट एग्जर्ट करती तो ये हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, ये सारे कॉन्टेम्प्ट के ज़िम्मे में आते थे। खाली कॉन्टेम्प्ट के ज़िम्मे में नहीं, ये तो बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन के लिहाज से आते थे, वो उससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ हो जाती है। तो वो चीज़ है। देखिए इन्होंने जो बात की है सिंपल सी, मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ। मेरे ऊपर एक केस चल रहा है कि मैं कत्ल के केस में इन्वॉल्व हूँ और उसके सामने मुझे सज़ा सुना दी गई है 302 की मुझे सज़ा सुना दी गई फांसी की। अब मैं अपील पे जाता हूँ, मैं अपील में जाता हूँ, पता चलता है कि मैं बाइज्जत बरी हो जाता हूँ। ठीक है, तो मेरे ऊपर से वो सारे चार्जेस हट जाएंगे, मेरे ऊपर से फिर किसी किस्म का मेरे ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, फिर मैं चला जाऊंगा वो उस डिसीजन से पहले वाले हुमायूं में जिसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है। फिर आप मुझे कोई ये नहीं कहेंगे कि ये सजा याफ्ता डॉक्टर हुमायूं है, फिर वो कहेंगे कि इसके ऊपर कोई केस ही नहीं था। सिमिलरली एक चीज प्रूव हो गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक इलेक्टोरल पॉलिटिकल पार्टी थी, मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती थी। दूसरी चीज क्लियर हो गई थी कि सिंबल के हटने से पीटीआई का स्टेटस नहीं चेंज होता। तीसरी चीज ये आ गई थी कि जब वो जो डिसीजन इलेक्शन कमीशन का था, जब वो सेट असाइड हो गया, अब हम चले जाएंगे इलेक्शन से पहले के प्रोसेस में।
इलेक्शन तो अभी हुआ ही नहीं, आप समझे। इलेक्शन से पहले के प्रोसेस में जिसमें जो बैरिस्टर गोहर साहब हैं, ही हैज़ बीन सो फार ऑन दैट डे, अभी तक उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया एज ए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो उनके हाथ के सिग्नेचर्स के सारी चीज़ें एक्सेप्ट होंगी फॉर ऑल द मेंबर्स अंडर आर्टिकल 66 ऑफ द इलेक्शन एक्ट। अब उस लिहाज से वो जो 15 दिन है वो आर्टिकल 57 ऑफ इलेक्शन एक्ट के लिहाज से आप किस्म के देखें कि नॉमिनेशन और वो जो सर्टिफिकेट और वो सारी चीज़ें होती है वो 15 दिन का प्रोसेस होता है। ये वो 15 दिन है कि आप हर एक को दोबारा कहें। हुआ ये था कि हमारे आधे लोगों के आरओज़ ने मुख्तलिफ पेपर एक्सेप्ट कर लिए कि चलो ये सर्टिफिकेट भी लगा दिया, ये भी लगा दिया, ये लगा दिया। 41 आरओज़ ऐसे थे जिन्होंने उन पेपर्स को एक्सेप्ट ही नहीं किया। सही हो गया, ये तो है, ये सारे मामला। तो जब वो आरओज़ थे ना, तो इसमें उन्होंने साफ कहा है उन आरओज़ को, उन इलेक्शन कमीशन के मेंबर को, इंक्लूडिंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दे हैव मिजरेबली फेल्ड इन ऑर्डर कि वो इलेक्शन प्रोसेस ऑफ 2024 को कंडक्ट कर सके। करेक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि यही बात लिखी है, आप सही कह रहे हैं, तफसीली फैसले में बेसिकली ये बात है जिसको मैं आसान लफ्जों में आपके वो लोग जो टेक्निकल चीजें नहीं समझते कि मैं उनको उस आसान अल्फाज में मैंने बयान कर दिया कि वो समझ सके कि असल में फैसला क्या है, हुकूमत क्या चाहती है। देखिए, हुकूमत ये चाहती है, बल्कि मजीद कह दिया है ना, हमने वो कवर किया है, स्पीकर ने खत लिखा है, हुकूमत ये कि हमारी जो कानून साजी है उसके मुताबिक रिजर्व सीट जो है उन्हीं के पास रहनी चाहिए जिनके पास है। हुकूमत क्या चाहती है? एक, अब ये फॉर एग्जांपल एक और ये चीज अभी आ रही है, मैं उस पर भी थोड़ा सा कर लूंगा। ये जो 63A है, देखिए 63A किस लिए है? ये प्रिवेंटिव मेजर है कि फ्लोर क्रॉसिंग ना हो। करेक्ट, हाँ। मतलब ये है कि मैं आपसे पैसे लेके आपके हक में वोट ना डालूं। अब वो चोर क्या चाहता है? चोर ये चाहता है कि अगर मेरी चोरी पकड़ी जाए तो या मुझे सजा दो या जो चोरी मैंने कर ली है वो मेरी चीज हो जाए। आप लोगों ने चोरी इनकरेज नहीं की थी जब उनका इलेक्शन हो रहा था चेयरमैन सेनेट का? सुन ले, उस वक्त आप लोगों ने कहा था ज़मीर की आवाज पे चोरी नहीं है। आप उन दिनों में याद करें, इमरान खान ने कहा था कि ओपन इलेक्शन कराओ। He was the only one who said कि ओपन इलेक्शन कराओ ताकि पता चले कौन किधर खड़ा हुआ है। पॉलिसी, बट द प्रॉब्लम है सर, जब ये आपको फेवर करती है ना, तो आप उसके हक में बयान देते हैं। उसमें हम नहीं, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों ने डिफेक्ट किया था। उन्होंने पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट उन्होंने गलत वोट दिए, उन्होंने वोट जाया करवाए, उन्होंने वोट दिए नहीं थे। हाँ। वोट जाया ज्यादा हुए थे। तो पार्टी पॉलिसी की तो मुखालफत हुई ना, पार्टी पॉलिसी ने ये थोड़ी कहा था वोट जाया कर रहे हैं। जाया हो गए ना, उन्होंने तो अपनी तरफ से वोट दिए लेकिन जानबूझ के आप तो कहते थे ज़मीर की आवाज नहीं थी। उनका मेन ऑपोजिशन है, वो उसको देना नहीं चाहते थे। ये वो लोग जाने, और उनका वो कहते थे उस वक्त उनको एक बहुत सख्त हमारा उनसे कोई लेना देना, डंडा उनको कहा जाता था आप यहाँ जाएं। डंडा जिनका था वो उन्हीं को उन्होंने वो चीफ ऑफ आर्मी साहब बनाया था, उनके सुसर के वो उस पे सिफारिश पे। ये मैं नहीं कह रहा, ये ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं, मैं नहीं। भाई ख्वाजा आसिफ साहब भी, बिलाल कियानी साहब आपको वंस अगेन खुशामदीद, वो भी बहुत सारे ऐसे बयान देते हैं जो कि उनके जो मौक़िफ़ है उसकी हिमायत होती है। जैसे कि ख्वाजा आसिफ साहब ने गालिबन ये भी कहा है कि एक पॉइंट पे आई थिंक इनकी गवर्नमेंट जाने से 2 साल पहले ये कहा था इनको कि आप ना, बाजवा साहब ने कहा था हमें कि आप गवर्नमेंट ले लें 19 में ना, जो ये कहा था पंजाब और वफाक की गवर्नमेंट आप ले लें, हमारी जान छुड़ाएं इनसे। तो ये तो बेचारे सही कहते हैं वो कि हमारे साथ तो ज्यादती हो रही थी। और अभी रियासत अली आजाद साहब ने एक बड़ा खतरनाक जो है वो सिनेरियो पेंट किया है। उन्होंने ये कहा है इसमें कंटेम्प्ट हो सकती है अगर आपने ये तफसीली फैसला इंप्लीमेंट नहीं किया मखसूस नशिस्तों वाला जो आज आया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना साहबा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो एंड माजरत कि आपके शो में आने में आज ताख़ीर हुई। जी देखिए, पहले 63A की बात कर लें तो देखिए ये एग्जैक्टली वो केसेस हैं जहाँ पे हम समझते हैं कि इंटरप्रेटिंग द लॉ या इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड री राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन में एक तफरीक है। और ये एक स्पेसिफिक केस है जहाँ पे 63A ये तो ज़रूर कहता है कि अगर कोई शख्स पार्टी लाइन्स के खिलाफ इन चीज़ों पर वोट डालेगा तो वो डिफेक्शन कंसिडर की जाएगी और उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, मगर वो कहीं पे ये नहीं कहता कि उसका वोट नहीं गिना जाएगा। दिस वॉज वन स्टेप दैट वॉज टेकन टू फार। तो देखिए, हम ये समझते हैं कि ये एक गलत फैसला था
और ये उस टाइम पे हमजा शहबाज साहब को रोकने के लिए किया गया। ये मतलब कि हुमायूं साहब कहते हैं वो उन्होंने चोरों का लफ्ज इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा चोर कहते हैं कि ये अलाउ कर दिया जाए, चोरी अलाउ कर दी जाए। नहीं देखिए, आईन एक चीज ये कहता है कि ये मेंबर इधर वोट डाल सकता है, मगर अगर वोट डालने के ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो कॉन्सिक्वेंसेस यानी वोट गिन लें फिर उसको आउट कर दें, वोट ना गिनने की तो बात कहीं पे थी नहीं, वोट ना गिनने की बात तो इस जजमेंट में आई, और ये जजमेंट हम समझते हैं गलत है, और अब वो एक मामला रिव्यू में दाखिल है सुप्रीम कोर्ट में। जहां तक देखिए बात है रिजर्व मखसूस नशिस्तों के फैसले की, तो वो तो एक जो शॉर्ट ऑर्डर आया था जिसको हम समझते हैं कि वो एक उसमें मेरे नज़दीक तो वो एक फ्लॉड जजमेंट है, और ये राइट हो सकती है। कोई भी नेचुरली लोग डिसएग्री कर सकते हैं जजमेंट से, वो उसका ही आज एक डिटेल्ड ऑर्डर आया। अब हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि एक माइनॉरिटी ऑर्डर भी आया जिसके अंदर सवालात उठाए गए। माइनॉरिटी ऑर्डर ही होता है ये, क्योंकि अक्सर ये जवाब आगे से आता है मगर माइनॉरिटी ऑर्डर तो माइनॉरिटी ऑर्डर, मगर माइनॉरिटी ऑर्डर के अंदर मगर देखिए मगर माइनॉरिटी ऑर्डर के अंदर जो मगर माइनॉरिटी ऑर्डर के अंदर भी जो सवालात उठाए गए, संगीन सवालात, हम अगर बात करें तो शायद वो अक्सर कोई लोग कहते हैं आप तौहीन कर रहे हैं, मगर कहने का मकसद ये है कि वहाँ पे जो संगीन सवालात उठाए गए वो एड्रेस, मैंने कम से कम जो मेरी सरसरी एक रीडिंग ऑफ द डिटेल ऑर्डर हुई है, मुझे उसमें वो अभी तक एड्रेस होते हुए नजर नहीं आए। इसके अलावा दो और बातें, एक तो रिव्यू पिटिशंस भी पेंडिंग है इस जजमेंट के खिलाफ, वो भी लगना बाकी है। आपकी ये पीपल्स पार्टी की है और इलेक्शन कमीशन की भी है जी। और इसके अलावा अब आपने देखा है कि एक, और मैं आज भी समझता हूं कि ये जो फैसला था ये गलत इसलिए है, और बाकी सारी तफसीलात छोड़ दें, एक जमात है जो मांग ही नहीं रही, जिसकी प्रेयर ही नहीं है। नहीं, आज उन्होंने सर तफसीली फैसले में कहा है कि पीटीआई ने दरख्वास्त जमा कराई थी कि उनको खतीब बनाया जाए। उन्होंने एक इम्प्लीटमेंट की दरख्वास्त जमा कराई थी, मगर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के दौरान भी जब उनसे पूछा गया तो वकला ने कहा हम एसआईसी के लिए सीटें मांग रहे हैं। देखिए, एसआईसी के लोगों ने एसआईसी को ज्वाइन किया, फिर एसआईसी ने बतौर जमात ये सीटें मांगने का एक केस दायर किया, और आपने जब एक जमात ज्वाइन कर ली तो आप ये तो नहीं दिल हो सकता कि जब दिल किया एक जमात ज्वाइन कर ली, जब दिल किया उससे निकल गए। आपने कहा वो अपने दिल से तो नहीं की थी ना, मजबूरी के तहत की थी। जब वो नहीं, देखिए या तो फिर ये उनका प्रेयर होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं था। बहरहाल मेरे कहने का मकसद ये कि यही चीजें रिव्यू पिटिशन में दायर हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि उसमें आएंगे। उसके बाद आपने देखा कि अब इलेक्शन एक्ट के अंदर एक तरमीम भी आ गई, और आपने देखा है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने भी एक चिट्ठी इलेक्शन कमीशन को उन तरामीम का हवाला देते हुए लिखी है, जिसमें सेक्शन 66 में तरमीम है, सेक्शन 104A का एडिशन है। आप बल्कि आई थिंक पेश करने वाले। जी, मेरा ही प्राइवेट मेंबर बिल था जो कि इवेंचुअली फिर दोनों हाउसेस ने बिल्कुल जी। तो देखिए उसमें गुजारिश है, और उसमें भी मैं आज ये आपको क्लैरिटी से कहना चाहता हूँ कि हम कोई नई चीज़ न लाए, हम हमारे नज़दीक जो चीज़ आइन और कानून मौजूदा कहती थी उसको हमने मजीद वज़ा किया। और वो बातें क्या थी कि एक शख्स ने अगर इलेक्शन से कबल अपना पार्टी का टिकट नहीं जमा कराया तो आज़ाद कैंडिडेट तस्वर किया जाएगा। मैं आपको बताऊं बिलाल साहब, एक अर्ज ये है आपसे, क्योंकि उस बिल के बाद बात नहीं हो पाई कभी प्रोग्राम में। वो कहते हैं कि मैलाफाइडी थी आपका वो बिल लाना, बिकॉज वो आप लाए हैं सुप्रीम कोर्ट की ये जो रिजर्व सीट का वर्डिक्ट है उसके बाद, तो आप उसको ओवरस्टेप करने के लिए गुजारिश। मैं आपको एक बात बताऊं, जो शख्स इसको मैलाफाइडी कहता है ना, वो आइन का पैरोकार होने का फिर दावा नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है, या तो आप कहते हैं कि पार्लियामान के ऊपर लॉ मेकिंग की आप कदगने लगाना चाहते हैं, आइन की जो पार्लियामान की विल है, वो पार्लियामान की विल को आप मैलाफाइडी नहीं कह सकते आप, या तो आपके फिर हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट भी तो है ना? मेरी गुजारिश है फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स मैलाफाइडी कहना शुरू कर दें। बात यहाँ पे ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स की है। लॉ मेकिंग लेजिस्लेशन, चाहे वो आइन की हो चाहे कानून की हो, सिर्फ और सिर्फ उसकी ताकत पार्लियामान के पास है। उस आइन और कानून की इंटरप्रिटेशन की हद तक एक इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है। कोई इख्तियारात की जंग छिड़ गई है दोबारा, जिसके ऊपर कोई जंग नहीं है जी। अगर हम जंग बनाना चाहते हैं तो जरूर कोई शख्स बनाना चाहता है तो बनाए, कोई जंग नहीं है। ये बाउंड्स डिफाइंड है, आइन के अंदर ही डिफाइंड है, जो आइन अगेन पार्लियामान से फ्लो करता है और उसके अंदर ये डिफाइंड है। तो इसीलिए गुजारिश ये है कि अगर इफ देयर इज अ लॉ इन फोर्स, इट इज द लॉ ऑफ द लैंड, एंड सुप्रीम कोर्ट्स ओनली जॉब is to make sure that law of the land is interpreted and implemented. Correct. It cannot just बना नहीं सकते आप, कहते रीराइट नहीं कर सकते, कानून बना नहीं सकते, ना ही उस कानून से बाहर सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। तो आज जब इलेक्शन कमीशन जो एक आईनी इदारा है उसके सामने एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जिसकी रिव्यू पिटिशंस भी पेंडिंग है, और उसके बाद एक कानून भी मौजूद है जो अगेन एप्लीकेबल है, तो उसने इन सब चीज़ों का जायजा लेके इलेक्शन कमीशन नहीं एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अपनी ड्यूटीज भी डिस्चार्ज करनी है और उसने फैसला करना है। रियासत साहब, मैं इस पे अर्ज करता हूँ कि जो मेरे भाई ने कियानी साहब ने फरमाया है ना, मैं उसमें डिसएग्री करते हुए ये कहूँगा कि जो आर्टिकल 66 की तरमीम की बात कर रहे हैं ना,
उसमें यह है कि कानून दो तरह का होता है, एक होता है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है और एक लॉ ऐसा होता है जिसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। हाँ। बात यह है कि जो प्रोसीजरल लॉ होता है उसका तो हो सकता है रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो सकता है, जो सब्सटेंटिव लॉ होता है उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता। अब ये जजमेंट आने के बाद इन्होंने चूंकि इसको अमेंड किया है तो इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता। आज से आगे तो अमल दरामद आम फैब ज़बान में आप इसको मेलाफाइडी कह रहे हैं। यही चीज है कि जस्ट टू फर्स्टेट दी फ्रूट्स एंड मैंडेट ऑफ द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ये बनाया गया है, तो ये सस्टेनेबल नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो बिल्कुल मैंडेट है पार्लियामेंट के पास लेजिस्लेशन का, लेकिन आर्टिकल 227 और आर्टिकल 8 और चैप्टर नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का ये कहता है कि अगर आप ऐसी लेजिस्लेशन करते हैं जो इंजंक्शन ऑफ इस्लाम के खिलाफ है या बुनियादी जो हकूक 8 से 28 दिए गए आर्टिकल 8 से 28 उससे मुतसादम है, या आप बुनियादी स्ट्रक्चर ही चेंज कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का इंटायरली कर रहे हैं, तो फिर वो लेजिस्लेशन सस्टेनेबल नहीं, उसको सुप्रीम कोर्ट देख भी सकती है आपके व्यू और में हाई कोर्ट भी देख सकती है। इनकी लेजिस्लेशन किसकी मुनाफी है? मैं समझता हूं कि उसका कोई इफेक्ट नहीं है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को एट एनी कास्ट एट एनी लेवल उसको आपने इंप्लीमेंट करना है, उससे आप दाएं बाएं नहीं जा सकते। जहां तक रिव्यू का है, मैं एक लीगल सवाल है, अगर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू में इस जजमेंट के ऑपरेशन को सस्पेंड कर देती है तो फिर तो देखा जाएगा, लेकिन जहां तक आप रिव्यू की बात करते हैं तो उसका लिमिटेड स्कोप है, यही बेंच होगा और यही बेंच सुनेगा जिसने आज फैसला और रिव्यू में भी यही जज होंगे। रिव्यू में वो अपना 180 के एंगल पे जाके वो अपनी जजमेंट बदल देंगे। उसका जो स्कोप है उसके अंदर है कि ग्राफिकली, मैकेनिकली, बहुत लिमिटेड स्कोप है। There is a mistake on the face of the judgment that can be reviewed. Reasons of the decision, चूंकि ऑर्डर और जजमेंट में फर्क ये है कि ऑर्डर इंप्रेशन ऑफ द कोर्ट का जी खारिज हो गया, जी मंजूर हो गया, जजमेंट है रीजंस ऑफ द डिसीजन। रीजन जो है वो रिव्यू हो सकते हैं, लेकिन इटसेल्फ जजमेंट रिव्यू नहीं हो सकता। जजमेंट उसमें कोई अमेंड्स नहीं हो सकते, कोई मैकेनिकली कोशिश दे आर एग्रीव्ड बाय द फाइंडिंग ऑफ द जजमेंट। रिव्यू में फाइंडिंग चेंज नहीं हो सकती। हां, तो ये एक आई वॉश है। फैब्रिक्स चेंजेस हो सकते हैं जी, सलमान की जगह सलमा लिख दिया, 5000 की जगह पे 5 करोड़ लिख दिया गया, तो extent to that judgment can be clerical error जैसे कहते हैं, where they are alleging and they are agitating the matter that they are not satisfied with the reasons of the decision, the judgment of the Supreme Court. तो अच्छा रियासत साहब, हमने इब्तिदा में ये चलाया है, इसी से आप इसके तवस्सुत से आपसे ये सवाल बड़ा जरूरी है कि ये रजिस्ट्रार, डिप्यूटी रजिस्ट्रार को जो खत जो लिखा है मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस ने कि 14 सितंबर को, जैसे आप मेलाफाइडी कह रहे हैं तो वो इसको भी तो मेलाफाइडी गालिबन कहेंगे, कि वो जो ऑर्डर आया था कि इलेक्शन कमीशन ने इनको MNA क्यों नहीं माना, और ये वाकई जो सुन्नी इत्तेहाद के लोग हैं, ये लोग PTI के पार्टी पॉलिसी से इख्तिलाफ नहीं कर सकते। बिल्कुल एक रोज़ पहले जब आईनी तरमीम आने वाली थी, ये ऑर्डर दिया गया जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब लेड बाय हिम, और उसके ऊपर बड़ा सख्त जो है वो 9 सवालात किए हैं चीफ जस्टिस ने। इस पे क्या ख्याल है फिर आपका? देखें, जो अभी ये लिखा गया है, ये वैसे मैंने तो कभी, आप डिप्टी रजिस्ट्रार को चीफ जस्टिस साहब खत लिखेंगे, ये हमारी जुडिशरी के नॉर्म्स में नहीं है। अच्छा, ये हमारे नॉर्म्स में नहीं है। हमारी जुडिशरी का बिलाल साहब स्माइलिंग, वो जुडिशियल हिस्ट्री में आप देखें, वो तो बहुत उन्होंने शुक्र किया था PMLN ने। उससे आप पूछे ये चीजें मुनासिब नहीं, जजमेंट के अंदर जो चीजें दी गई हैं। अब देखें, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लाया गया है, उसके अब बिल आया, लॉ बन गया, फिर उसके खिलाफ अमेंडमेंट भी आई है। अभी देखिए, अभी तो उस बिल की स्याही भी खुश्क नहीं हुई। जितनी जल्दी में जुडिशल रिफॉर्म जिसको अलेज किया जा रहा है या जुडिशल पैकेज जो भी नाम दिया, आप घंटे घंटे के लिए उसके लिए एडजर्न करते रहे। अगर इतनी इमरजेंसी थी, इसको आप ने करना था तो आप बिल ले आते, लेजिस्लेशन उस पे कर लेते। आप ऑर्डिनेंस लेके क्यों आए? 89 तो ये कहता है आर्टिकल कि व्हेन देयर इज अ इमरजेंसी इन द कंट्री एंड इट्स रिक्वायर्ड अ लेजिस्लेशन, तो इट्स मीन कि आपने सिचुएशन को, जो आर्टिकल 63A की बात कर रहे हैं जिसका 30 तारीख को केस लग भी गया है, उसको
उसको टैकल करने के लिए जस्टिस मुनीब अख्तर को बाहर निकालने के लिए आपने विद मेला वाइडी ये एक ऑर्डिनेंस ये बहुत संगीन इल्जाम है बिलाल साहब। इल्जाम नहीं, ये लॉ है। अब देखिए उसके अंदर प्रोवाइडेड जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है कि मोस्ट सीनियर पर्सन उसके अंदर हो। अब आपने ऑर्डिनेंस ला के एक नई चीज ले आई कि एक जज जो है अपनी डिस्क्रिशन से चीफ जस्टिस ला सकता है, ये ला। पर्सन ओरिएंटेड लेजिस्लेशन इज ऑलवेज अ बैड लॉ। तो बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ आई एम नॉट सेटिस्फाइड व्हाटएवर द फेट दैट वुड बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट, अपैरेंटली इट वुड बी। बिलाल साहब थ्रू आउट मुस्कुरा रहे थे। मैं हुमायूं साहब आपकी इजाजत से बिलाल साहब की तरफ चूंकि ये सारी बातें इनका जवाब इमीडिएटली आ जाए वरना नाजरीन भूल जाएंगे कि क्या बात थी, फिर आई विल ऑब्वियसली कम टू यू आल्सो। इसका जवाब फरमाएं। आई थिंक दीस आर वेरी सीरियस एलिगेशंस। पर्सन स्पेसिफिक सर आप लॉ कर रहे हैं और पहले आप इनको नहीं कहते थे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खोल दी है आपने मुल्क में, आपकी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पार्ट 2। बात याद रखना कि जिसको लेकर आ रहे हैं ना, जिसको एज अ नॉमिनेट किया गया है, हाँ, वो उन 2 जजेस में से एक है जिसने डिसेंटिंग नोट लिखा था और जजमेंट के खिलाफ किया है, जिसके ऊपर अमीनुद्दीन उसको लेकर आ रहे हैं। सो आप उन सब चीजों को मजे की बात देख लें। मोना साहिबा, अगर आप पीटीआई की मंशा से जाए ना तो वो तो, और उस टाइम पे काफी सारे वो वकला भाई बहनें जो उस टाइम पे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को अपोज ना सिर्फ कर रहे थे, उसके खिलाफ स्टे ऑर्डर लिया था कि लेजिस्लेटिव होना चाहिए। ये वो लोग थे जो उस टाइम कहते थे कि ये ताकत सिर्फ फर्द वाहिद चीफ जस्टिस के पास रहनी चाहिए। तो आपको तो कहना चाहिए कि आज काजी फायद ईसा के खिलाफ पास ही सिर्फ ये ताकत होनी चाहिए। आप आज इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की दिफा की मौजूदा सूरत, ये एग्जिस्टिंग लॉ को, बिफोर ऑर्डिनेंस को, आज जो उसके पैरोकार बन रहे हैं, ये तो वो लोग थे जो कहते थे कि होनी सिर्फ चीफ जस्टिस के पास ही है, ये गैर आईनी है, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे हमला है। जब हम डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ कोर्ट की बात करते थे, मैं ये नहीं कह रहा रियासत साहब उसमें शामिल थे, मुझे नहीं पता। नहीं मैं रियासत साहब मैं बात कर रहा हूँ लार्जली पीटीआई बतौर जमात, और आपको अच्छे लगते थे ना, और बुकला और कुछ बुकला हजरात भी जो उस टाइम पे आपको याद होगा काफी वाबिला था कि इसके खिलाफ स्टे होना चाहिए, इससे तबाही मिट जाएगी। और हमने कहा था कि इससे डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगी, जिससे बेंच फॉर्मेशन और सो मोटो के नोट का जो इन्वोक करने का मामला है वो 3 लोग करेंगे। आज भी वही भाई वो आपका क्रेडिट था, अब आपने ये नहीं सर, आज भी 3 लोग नहीं रियासत साहब, आज भी आप ये कि चीफ जस्टिस को अब आप एम्पावर कर रहे हैं, पहले आपने वही पावर्स उनसे ले ली थी। गुजारिश सुनिए, देखिए आज भी 3 कॉन्ट्रडिक्शन आपके पास भी तो आ रही है ना। वो तब आपकी बात जायज होती है अगर हमने आज रोल बैक करके चीफ जस्टिस को दे दी होती। आज भी 3 जजेस कर रहे हैं, मगर अक्सर प्रॉब्लम क्या होता है, लेकिन उनमें चेंज हो गया ना। देखिए कभी-कभी किसी डिस्क्रिप्शन दे दी ना आपने उनको कि आप एक किसी को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन पे भी जरा सुन लीजिए। देखिए 3rd जज के अलावा बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी काबिल इज्जत, काबिल एहतराम है। दूसरी बात ये, इससे इस कमेटी में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। कभी कभी कोई जज साहब जो होते हैं कभी छुट्टी पे हो या फॉर व्हाटएवर रीजन, सो द कमेटी, बिकॉज द कोर्ट हैज टू ऑपरेट ऑल ईयर राउंड, देखिए तो इस वजह से उसमें उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी आती है। मगर इसके अलावा बट वेरी रिस्पेक्टफुली आप ये उस वक्त दे देते ना उनको, उसमें ये हो सकता था जो जज साहब छुट्टी में हो गया सीनियरिटी में, उससे अगला बंदा उसमें शामिल हो जाएगा ना। ये कहना गलत है कि किसी को आप नॉमिनेट कर दें, देखिए डिस्क्रिप्शन नहीं। मेरे नजदीक जी ये सीनियरिटी भी, जो सीनियरिटी के साथ भी जो आमतौर पे ये जुडिशरी की एक ऑब्सेशन है कि, और ये सीनियरिटी प्रिंसिपल को भी देखना चाहिए। और इदारों के अंदर आप सीनियरिटी पे लोगों को नहीं तैनात करते, आप देखते हैं कि अच्छा ये सीनियरिटी की ऑब्सेशन आप लोगों ने दिखाई थी ना जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स में आया। मैं लार्जली बात कर रहा हूं कि जिस तरह आपने कहा था कि एक चीफ जस्टिस हो और फिर अगले 2 जो सीनियर मोस्ट है वो हो। नहीं देखिए वो आपने किया था। नहीं मोना साहिबा मेरी गुजारिश सुने। फर्द वाहिद के पास जब सिर्फ बेंच फॉर्मेशन की ताकत थी तो उससे बेहतर था जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आया था। 3 लोगों में पावर तकसीम हुई। आज उस बेहतर लॉ के अंदर मजीद बेहतरी आई है। लॉज आर लिविंग ब्रीदिंग थिंग्स, दे आर थिंग्स दैट नॉट लिविंग इन ब्रीदिंग बट दे आर थिंग्स दैट आर dynamic, that constantly need to be improved, and this is a further आपको रियलाइज हुआ कि उसमें ये फ्लॉ था तो आप लोगों ने उसको ठीक कर दिया। एक चीज एक्शन में आई। अच्छा और इसके और एक और चीज, ये ऑर्डिनेंस सिर्फ इस चीज तक महदूद नहीं है, इसमें केसेस को फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सुनने पे भी जोर है। उसके ऊपर भी शिक आई है ताकि आम आवाम के जो केसेस फंसे रहते हैं वो जल्दी से जा सके। 120 डेज के लिए ये ऑर्डिनेंस है, ये तो है ही 120 डेज। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उसके बाद तो ये लॉ तभी बनेगा जब लेजिस्लेशन होगी। बिलाल भाई ने कहा ना सीनियरिटी वाला, तो उसमें अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जिसके अंदर ये होल्ड कर दिया गया है कि जी जो सीनियर मोस्ट होगा उसमें पैनल ऑफ जजेस, ये वो उस जजमेंट के अंदर जो रेशियो डिस्डेंट डाई दैट हैज बीन होल्ड बाय द अपील कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आप उसको फर्स्टेट कर रहे हैं, उसको वायलेट कर रहे हैं। राइट। अच्छा, देखिए सिंपल सी बात ये, बिलाल साहब ने 2-3 बातें की। एक उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
उन लोगों में थी जो इसके खिलाफ थे। हम इसके खिलाफ नहीं थे, हम उस प्रोसीजर के सुन ले अलाउ मी टू से इट। हम ये कह रहे थे कि आर्टिकल 191 के तहत लेट द सुप्रीम कोर्ट चेंज इट्स रूल्स और उस रूल्स में इसको ले आए। आप उस रूल्स को बाईपास करके सुप्रीम कोर्ट के जो ओवरस्टेप कर रहे हैं, उसको ओवरस्टेप ना करें। कहा था हम यही खिलाफ ही हुए ना। हम नहीं देखें, हम जो करना चाहते हैं कि आप वहां पे एक कमेटी बनाएं, हम उसके खिलाफ नहीं थे, लेकिन उस कमेटी को जिस तरीके से बनाया जा रहा है हम उस तरीके के खिलाफ थे। हम चाहते थे कि वो सुप्रीम कोर्ट खुद आर्टिकल 191 के लिहाज से अपने रूल्स चेंज कर ले, क्योंकि ये याद रखें आज ये जो हमने चेंज किया है, कल को सुप्रीम कोर्ट 191 के तहत इसको कह सकते हैं हम तो मानते ही नहीं है वो चीज़ है। तो हम चाहते थे उसके थ्रू चेंज हो जाए, विच इज विद इन द एम्बियंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। हम उसके लिए अच्छा, ठीक है। नंबर 2, इन्होंने बहुत अच्छी बात की है। इन्होंने कहा कि हम ये जो है ना सेग्रीगेशन ऑफ पावर्स या ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स है, जिसमें आप लॉ मेकिंग है एज अ पार्लियामेंट, ये हमारा हक है कि हम लोग लॉ बनाएं। सुप्रीम कोर्ट का हक नहीं है, वो सिर्फ इंटरप्रेट करे और हक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का अपना एक हक है जो हमारा हक नहीं है। क्या? वो है कि वो इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ करे। करेक्ट, सही बात है। अब इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ है, हमने लॉ बनाया है कि हमने फ्लोर क्रॉसिंग नहीं करनी है। हमने एक आदमी को किसी भी वजह से अपनी पार्टी से इनहराफ करके दूसरी पार्टी को वो वोट नहीं देना। अब ये प्रिवेंटिव मेजर है और प्यूनिटिव मेजर है, दोनों इसके अंदर है। प्रिवेंटिव ये कि आप मुझे प्रिवेंट करें फ्रॉम फ्लोर क्रॉसिंग, प्यूनिटिव ये है कि अगर मैं वो कोशिश करूं मुझे उसकी सजा मिले। अगर मैं बिलाल मुझे 50 करोड़ दे देता है कि सेनेट में आप हमारे बंदे को दे दो, मैं 50 करोड़ लेके दे देता हूं, मुझे कोई निकाल दे, 50 करोड़ तो मेरे हो गए ना। सही बात है, फायदा मिल गया। फायदा मिल गया। अच्छा, ये मेरी नजर में जो जजमेंट आई है उसने, अब ये इंटरप्रिटेशन मेरी नजर में कि मेरे भाई ना तुम वोट कर सकते हो, पैसे ये तेरे नहीं है, वापस करो पैसे, और चूंकि तुमने गलत काम किया ये तुम्हारी सजा नहीं। एक आपसे अर्ज है, होल्ड ऑन, ये आपको डर है ना, आप लोग बिक रहे हैं। सुन ले, मुझे नहीं है। देखिए ये खरीदना बेचना, why are your people so, मतलब I mean we are not हमारे बंदे अपनी जगह, जो लोग खड़े रहे हैं वो बड़ी मुश्किल में। ये इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ इज द वर्क ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये मेरा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे इंटरप्रेट किया वो लॉ मेकिंग नहीं है, ये उनकी इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, तीसरी आ जाती है सबसे चीज रह गई थी, पूछ लूंगी मैं। तीसरा काम है एग्जीक्यूटिव का जो है ना, दे शुड इंप्लीमेंट द लॉ। अब ये कर क्या रहे हैं, एग्जीक्यूटिव जो है ना वो इंप्लीमेंट नहीं कर रही। एग्जीक्यूटिव बन गई ये पार्टी बाकी लोगों के साथ कि नहीं, इस चोर को जाने दो जी, इस चीज को जाने दो। दे हैव बिकम अ पार्ट ऑफ इट। अच्छा, ये पहली बार नहीं है। बेसिकली अब जो हो रहा है ना, अब पीएमएलएन क्या कर रही है, अब वो कहती है जज छोड़ो, सुप्रीम कोर्ट कर दो। सुप्रीम कोर्ट क्या कर दो? खरीद लो। कैसे? बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, हमारे पाकिस्तान में क्या चीज मशहूर है, केस करना है, जीतना क्या करना है, जज कर लो। मशहूर है कि नहीं? सही है या गलत है? सुप्रीम कोर्ट कर लो। वो कहते हैं कि नहीं, अब हम इस तरीके से ये अपने मतलब के बंदे ले आओ। किन बंदे ले आओ, किसने कौन कौन सा डिसीजन दिया था? अच्छा, उस बंदे को ले आओ। सही, पिक एंड चूज, फेवरेटिज्म की बुनियाद पे जो आपको सूट करे। ठीक है, ये जो चीज है ना, ये अगर सही भी है ना, ये गलत तासुर दे रहा है। गलत तासुर देने के बाद अगर कोई सही डिसीजन भी है ना, सही डिसीजन भी है, वो सही डिसीजन भी गलत हो जाएगा। मैं उस सही डिसीजन को गलत तरीके से अपने फायदे में उठाने की कोशिश करूंगा। जस्टिस एजाजुल एहसन के हवाले से मियां साहब भी कहते थे ना कि ये मॉनिटरिंग थे, और देखो बहुत अच्छा अगर ये कहते हैं सारे जजेस ऑनरेबल है, बिल्कुल है अपनी जगह पे, हम टॉप 3 को क्यों लेते हैं, हम बॉटम 3 को क्यों नहीं ले लेते? बिलाल साहब, आप अपनी पसंद के जजेस पिक एंड चूज कर रहे हैं, ये है ना, आप इंप्रेशन तो है ना बाय एंड लार्ज, आप जो मर्जी कहें। किस तरह, कहाँ से ये इंप्रेशन? हमने तो एक कमेटी बनाई हुई है जिसमें हमने कहा कि एक चीफ जस्टिस, नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज, और तीसरा कोई एक जज जो चीफ जस्टिस नॉमिनेट करता है, वो एक कमेटी फॉर्म करेंगे। ये तो कमेटी भी फॉर्म पहले नहीं थी। मुझे वो वक्त याद है जब ये स्टे ऑर्डर दिए गए थे कि लेजिस्लेशन से रोका जाए। एक बिल जो अभी ले होके पास होना था, उसके पैसेज से पहले उस पर स्टे ऑर्डर दिए गए थे, जो अगेन मेरे नजदीक मेरी सोच से बाहर है कि कोई शख्स जो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी में बिलीव करता है, वो पार्लियामेंट को लेजिस्लेशन से रोकने की बातें करते हैं और कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेते हैं। ये बात बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। अब जो 63A की बात, देखिए
अब फर्क कहाँ पे, इंटरप्रिटेशन और रीराइटिंग। 63A बड़ा वाज़ेह तौर पे मैंने अभी खोला हुआ था, वो ये कहता है कि जनाब अगर एक मेंबर इन मामलात के ऊपर पार्लियामेंट्री पार्टी की हिदायत से बरक्स वोट करेगा तो उसकी डिफेक्शन के लिए एक प्रोसीजर तय किया और उसकी पेनल्टी ऑलरेडी आइन में वज़ा है। 63A में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि उसका वोट गिना जाएगा। ये एक इजाफी पेनल्टी है जो एक कोर्ट के ऑर्डर ने, नहीं ये एक इजाफी भी नहीं लिखा हुआ कि गिना जाएगा। नहीं तो इस पे खामोश है एक तरफ से। नहीं देखिए एक पेनल्टी तो लिखी हुई है ना वहां पे, जिन्होंने आइन वोट के ऊपर तो कुछ नहीं है। हमारे साहब गुजारिश है ना, जिन लोगों ने उस टाइम पे 63A फ्रेम किया था उन्होंने एक पेनल्टी खुद डिसाइड की, एक एक्शन खुद डिसाइड किया। आप उनकी इंटेंट को देखें, बट यू डोंट हैव द राइट इन माय व्यू कि आप उसके अंदर इजाफी चीजें नहीं, तो आप बेसिकली फ्लोर क्रॉसिंग को एनकरेज कर रहे हैं। नहीं देखिए आप उसके हक में आर्गुमेंट मोना साहबा गुजारिश है, एक कानून है कि आप चोरी करेंगे तो आपकी इतने साल सजा है। हाँ। मगर इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप कहें कि सिर्फ 5 साल सजा है, 5 साल के बजाय अगर उसको आपने डेथ पेनल्टी देनी है, डेथ पेनल्टी ना दें तो आप उसको, हम चाहते हैं चोरी चाहें। यहाँ पे एक वो कहते हैं आप ये कह रहे हैं ना, चलिए आप डिस्क्वालीफाई हो जाए, लेकिन जो आपने कीमत ली है वो पैसे आपकी जेब में। एटलीस्ट एक्सप्लेन, देखिए गुजारिश है, एक वायलेशन है और उसकी पेनल्टी आइन में वाज़ेह तौर पे डिफाइंड है। So when it is defined in the constitution, the penalty is what it is. Right. You don't get to impose additional penalties. बिलाल साहब एक और इजाफी इसके अलावा जो सवाल है ना वो बहुत जरूरी ये भी है, क्योंकि आप लोग सारे वुज़रा भी आपके और मतलब एहसन इकबाल साहब, लॉट ऑफ देम फ्रॉम द PMLN, सारे ये कह रहे हैं कि वो इजराइली, वो ज़ायनिस्ट लॉबी, एक और आर्टिकल छप गया है खान साहब के हक में उनके जरीदे में। आप लोग एक तरफ कहते हैं कि वो तालिबान सिंपथाइजर्स हैं, ये भी आप लोगों का प्रेजेंट डे एक नैरेटिव है, दूसरी तरफ आप कहते हैं ये ज़ायनिस्ट लॉबी के पैरोकार हैं, आलाकार हैं। दोनों बातें यकदम एक शख्स के बारे में सच कैसे हो सकती हैं? वो हर किसी को अपना माल बेचना चाहते हैं खान साहब। एक तरफ खान साहब चाहते हैं कि पूरा वेस्ट बिलीव करे कि अगर इजराइल के साथ पाकिस्तान के टाइज नॉर्मलाइज हो सकते हैं तो वो सिर्फ मेरे होते भी हो सकते हैं, इसलिए मुझे वहां पे इंस्टॉल होना चाहिए। ये खान साहब अपनी CV बेच रहे हैं, ये जुल्फी बुखारी साहब और दीगर लोग बार के शहबाज गिल यही काम कर रहे हैं। तो वैसे बिलाल साहब एक सोचने की बात है, यहाँ पे लोकली वो समझते हैं कि पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स के लिए वो तालिबान सिंपैथी का कार्ड प्ले करें। वो ये सारे काम करते हैं, वो कोई काम कोई बात कहने को तैयार हैं। हाँ। एक शख्स को पहले कहते थे कि ये शख्स से बड़ा डेमोक्रेट कोई नहीं है, फिर कहते हैं इस शख्स ने साजिश करके मेरी हुकूमत कराई, फिर इस साजिश, सपोजिड साजिश के बाद उसी शख्स के साथ फिर बैठे मीटिंग की, आरिफ अलवी साहब ने मीटिंग सेटअप की और उसी शख्स के कहने पर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असेंबली भी तैयारी कर। जब भी उस शख्स को नजर आता है कि मेरा कोई काम होने लगा है, मुझे कोई NRO मिलने लगा है, मुझे कोई बैसाखी मिलने लगी है, वो कोई भी बात करने को तैयार होता है। तो देखिए ये बातें तो हैं। खान साहब के ऊपर ये बड़ा सीरियस इल्ज़ाम है कि उन्होंने बैकडोर चैनल से रवाबित भी इजराइल के साथ उन दिनों में स्टार्ट किए थे। ये भी बात फैक्ट है कि लंदन के मेयर के इलेक्शंस के अंदर एक शख्स जो कि उनके फॉर्मर ब्रदर इन लॉ हैं, उनको अगेंस्ट पाकिस्तानी कैंडिडेट, एंड अगेन बट अ कैंडिडेट दैट वाज बैक्ड बाय ज़ायनिस्ट लॉबीज, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड जूइश, आई एम सेइंग ज़ायनिस्ट लॉबीज, उस शख्स को उन्होंने सपोर्ट किया। तो ये आप अच्छा, ये सारी बातें फैक्चुअल हैं, लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि दौरे इख्तिदार में उन्होंने रवाबित कायम किए, इसका आपके पास क्या ये दावा है? देखिए ये दावा है या ये दावा भी उस पहले आर्टिकल में आपने देखा, जेरूसलम पोस्ट, इससे पिछला जो आर्टिकल टाइम्स ऑफ इजराइल का उसके अंदर भी उसका जिक्र आया और खान साहब ने आज तक उसको डिनाई तो नहीं किया। उस वक्त तो वो करते थे कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि जुल्फी बुखारी गए हैं, उन्होंने क्लियर डिनायल दिया था। मैं बात कर लूं, आपकी मुंसलिक है, मैं बात कर लूं। अच्छा आप, लेकिन रियासत साहब से मैं पूछ लूं एक मिनट, क्योंकि 63 देखिए ना, अब ये फिर वो भूल जाएंगे ना। चले हाँ, ये बात सही है, ठीक है ना? जी जी ओके। देखिए सिंपल सी बात ये है, बेग योर पार्डन, आपकी तरफ आ रही है बात ये है, ये लोग जब ये उसके लिए चांसलर के लिए कर रहे हैं तो ये कहते हैं ये हार्ड लाइनर मुस्लिम है, प्रो तालिबान है। फिर इन्होंने कहा है कि वो अपना CV बेच रहे हैं। शुक्र है CV है तो बेच रहे हैं ना, बाकियों का तो CV नहीं है, उनकी तो CV है ही नहीं। मैट्रिक फेल, FA फेल, कॉलेज में दाखिला नहीं मिल सका, फलानी जगह में नहीं मिल सका। किसने कहा आपको? मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये तो ऐसी बातें हैं ना। 2 दफा 3 दफा करप्शन में निकाले गए, ये CV है। उनके केसेस दुनिया में बताए जाते हैं करप्शन केसेस के लिहाज से टॉप के। मैं उसको छोड़ देता हूँ, इसको भी छोड़ देता हूँ। देखिए इमरान खान का सिंपल एक मौक़िफ़ है, उन्होंने साफ बयान किया है। उन्होंने कहा है इजराइल के साथ ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं। कब? नंबर 1, जब ये जो पैलेस्टीन नहीं, इसका हो जाए कश्मीर का हाँ। क्यों? अगर पैलेस्टाइन का मसला खराब हो जाता है या पैलेस्टाइन में उसको कर लेते, आपका कश्मीर का इशू टोटली बीच में खत्म हो जाता है। ठीक है हाँ, दोनों सिमिलर इश्यूज हैं। और ये चीज ये किसने कही है? ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात है।
उन्होंने भी यही कहा। लेकिन उन्होंने मंसूब उसको कश्मीर इशू से नहीं, पैलेस्टीनियन इशू से किया था। सॉरी, पैलेस्टीनियन इशू के साथ उसने किया हुआ है। और पैलेस्टीनियन इशू रिजॉल्व होगा तो आपका कश्मीर का इशू उस बेसिस पे रिजॉल्व होगा। तो साफ उन्होंने कहा हुआ कि ये इस बेस पे। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि खान साहब हिमायती हैं ताल्लुकात के इजराइल के साथ, लेकिन विद इफ्स एंड बट्स। देखिए सिंपल सी बात है, एक तरह से थोड़ी है वैसे। देखिए सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, हमारा पाकिस्तान का दो मुल्कों के साथ बेसिक इशू है, एक इजराइल और एक इजराइल और एक इंडिया, दोनों के साथ एक पैलेस्टाइन और एक कश्मीर। ठीक है, ये दोनों इशू शामिल हो जाए। और एक आखिरी चीज 2022 में जो लोग जाके इजराइल में मिले थे, वो खातून वो खातून जिसने अमेरिका में तकरीर भी की है प्रो इजराइल, वो सारी पिक्चर्स उनकी देख ले, वो तो PMLN के साथ उनकी सारी पिक्चरें। आपने कहा इन्होंने भी कोई बंदा भेजा? नहीं, गए हैं, वो गए हैं। कौन सी खातून थी? मैं अभी नाम ढूंढ के बता देता हूँ आपको। ऑलराइट, मुझे 2 मिनट दे दें। आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। मैं रियासत साहब आपसे माजरत, आपका बड़ा जरूरी मौकफ था, लेकिन इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में। नाज़रीन, थैंक यू ऑल द जेंटलमैन एंड ऑफ कोर्स टू यू टू। अल्लाह हाफिज।